राम मंदिर की चर्चा है जो शायद सभी के लिए चौंकाने वाली भी हो सकती है बात। राम मंदिर को गिराने वाला औरंगजेब था। सबसे पहले दौलत खान लोधी ने बुलाया था बाबर को। ये बात बिल्कुल तय हो गई है मेरे लिए कि बाबर ने राम मंदिर नहीं गिराया था। हिंदुस्तान और हिंदुओं को से उसकी किस तरह की इंटरेक्शन थी उसको लेकर के ज़्यादा चर्चा है। बाबर का एक अच्छा दृश्य दिखाया जा रहा था। बैटल ऑफ चंदेरी में ही बाबर बोलता है कि अब मैंने दरुल हरब को ख़त्म कर दिया। इस पूरे पुस्तक में उसके जिहाद को लेकर के ज़्यादा चर्चा है। बहुत बड़ी क्राइम थी जो हमारे हिस्टोरियंस ने हमारे साथ किया। बाबर ने बहुत क्लियरली बोला है कि मुझे हिंदुओं के देवी देवताओं की मूर्तियों को शराब के प्यालों की तरह तोड़ना है। राणा संग्राम सिंह के मोरालिटी का कोई कंपैरिजन नहीं है। सांप तो सांप होता है। बाबर को ये लोग सांप की तरह देख रहे थे। बाबर से लेकर के औरंगजेब तक समरकंद को वापस पाने की कोशिश लगातार जारी रही। उन्होंने कभी हिंदुस्तान को अपने मुल्क की तरह नहीं देखा। पानीपत के युद्ध के बाद काबुल में हर किसी इंसान को कम से कम एक चांदी का सिक्का मिला था। जब बाबर हिंदुस्तान में आता है और ये क्वेस्ट उसको हमेशा रहता है, भारत की ललक उसको हमेशा से है, तो राणा सांगा की काफ़ी प्रशंसा करता है बाबर और बताता है कि वो बहुत ही पावरफुल वॉरियर है और इनफैक्ट वो हिंदू पति की तरह जाना जाता है। बैटल ऑफ बयाना जो थी वो इतनी डरावनी थी बाबर के सेनाओं के लिए कि वो अगली जो युद्ध है बैटल ऑफ खानवा उसमें जाने से मना करते हैं। वो बोलते हैं कि हमें सपने में भी वो राजपूत आते हैं और हमें लगता है कि हमें मार रहे हैं। हाँ, बाबर एक ऐसा राजा है या बादशाह है जो हमेशा हारता रहा है। उसने कोई वैसी विक्ट्रीज नहीं लाई अपने लाइफ में। लोगों का जो ग्रोथ है वो कम हो रहा है। मतलब आपने साम्राज्य में पैसे ऐड किए लेकिन लोगों की संपत्ति घटती गई। एंगस मेडिसन के सोर्स के हिसाब से भारत का वो स्वर्णिम काल नहीं था। उसका जो ग्रोथ था वो पूरे इस काल में नेगेटिव था। मुझे नहीं लगता है कि शेरशाह सूरी के आने की वजह से चीज़ें ज़्यादा कुछ बदल जाती या फिर कुछ बेहतर होता। मीर बाकी ताशकंदी वो जनरल था जिसने मस्जिद गिराया बाबर के कहने पे। ऐसा मुझे लगता है कि ये सच में एक मोस्ट डेफिनेटिव बायोग्राफी है बाबर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। यह कार्यक्रम है शब्दरथी और आज साहित्य तक स्टूडियो में इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित हैं आभास मलदहियार जी। आभास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आभास जी की दो पुस्तकों पर आपने चर्चा इस कार्यक्रम में सुनी होगी। पहली पुस्तक जो बाबर द चेसफोर्ड किंग, दूसरी पुस्तक थी हिटलर पर। यह तीसरी पुस्तक है बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान। इस पुस्तक पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले तो बाबर को इस ढंग से तलाश करने के लिए आपको मैं शुभकामनाएं दूं, बधाई दूं, या मैं यह प्रश्न पूछूं कि बाबर से इतनी मोहब्बत क्यों? बाबर से इतनी मोहब्बत इसीलिए है क्योंकि मैं उस दौर का जन्मा हुआ बच्चा हूँ जब भारत पूरी तरह से बाबर को लेकर चार्ज्ड अप था। लोगों के मन में यही विचार चलता था कि क्या हो रहा है। 1992 में क्या घटनाएं थी अयोध्या को लेकर के। और ये वो दौर था जब सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता था और मैं उस वक्त 4 साल का बालक था। और उस वक्त जो आपके साथ आपके मेमोरी में आगे बढ़ के जाता है वो चाचा चाचियों की बातें हैं। तो उस वक्त जो चर्चा का विषय हमेशा होता था वो यही सब रहता था। तो वो मेरे साथ कैरी फॉरवर्ड करता गया। और उस समय दूरदर्शन पे एक सीरियल आया करता था अकबर द ग्रेट। तो वहाँ पे भी मैंने अकबर का एक पोर्ट्रेयल देखा था। और उसके साथ साथ मुग़ल आज़म का ब्लैक एंड वाइट फिल्म दूरदर्शन पे रात को 9 बजे मैंने देखा था, मुझे अभी भी याद है। और दिलीप कुमार का पोर्ट्रेयल एज अ सलीम, अकबर का पोर्ट्रेयल थ्रू पृथ्वीराज कपूर। तो ये सारी मेमोरीज थी। और उसके साथ साथ जब चीज़ें आगे बढ़ती गई और बाबर, अकबर, हुमायूं टीवी स्टूडियोज़ में भी इंटर कर चुके थे। एज इन कई बार तो ऐसा लगता था कि शायद वही इलेक्शन लड़ने वाले हैं इस बार। वो उन्हीं कई बार ऐसा लगता था कि शायद फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा मुगलों के बीच में। और अभी जो लोग हैं तो ये हमारे लाइफ के पार्ट एंड पार्शल बने रहे हैं और ये कभी हमसे दूर हुए नहीं। लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी थी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, जब तेजस्वी सूर्या ने कुछ ऐसी बात कही थी जिसको पकड़ करके जावेद अख्तर साहब ने भी कुछ बातें कह दी। फिर वो डिबेट में तब्दील हो गया।
और तारिक फ़तेह जी बीच में आ गए। सो बहुत सारे वाद विवाद शुरू हो गए और उस वक्त मैं एज अ स्केप्टिक चीज़ों को देख रहा था और मैंने उन सारे सोर्सेज को पढ़ना शुरू किया जिनके बारे में वो जिक्र कर रहे थे। तो जब वो बोलते थे कि इस दौर में तो भारत का काल बड़ा स्वर्णिम था, तो जिस सोर्स की वो बात कर रहे थे एंगस मैडिसन, उसको निकाल के मैंने देखा। तो एंगस मैडिसन के सोर्स के हिसाब से भारत का वो स्वर्णिम काल नहीं था, वो मुगलों के लिए स्वर्णिम काल था, तिमुरिद के लिए स्वर्णिम काल था। लेकिन जो लोग थे उनके लिए स्वर्णिम काल नहीं था, क्योंकि वो दिन पर दिन गरीब होते जा रहे थे उनके टैक्सेशन पॉलिसी के हिसाब से वजह से। उनके जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थे बहुत ही रिग्रेसिव थे। अब ऐसे में मुझे लगा कि इन सारी चीज़ों को सामने लेकर के आना चाहिए, क्योंकि जब मैं आर्ग्यूमेंट भी देखता था, जो अपोजिंग साइड भी है, जो मुगल को हीरो नहीं मानते हैं, उनके भी जो आर्ग्यूमेंट हमेशा इस बात को लेकर के रहते थे कि वो भारतीय नहीं है, वो भारत के नहीं है, वो आक्रांता है, तो हम उनके बारे में क्यों बात करें। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि ये एक ऑब्जेक्टिव वाद नहीं हो रहा है, ये ज़्यादातर ये छिटाकशी है, चाहे वो मुगल कैंप से हो या एंटी मुगल हो, ये कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि एक पूरी सीरीज़ लिखनी चाहिए और मैंने उसके लिए फ़ारसी सीखी और जाहिर सी बात थी कि शुरुआत बाबर से ही करनी थी, क्योंकि इस सारे किस्से की शुरुआत तो वहीं से होती है। तो ये बाबर हो चुका है और जैसा मुझे लगता है कि ये सच में एक मोस्ट डेफिनेटिव बायोग्राफी है बाबर की, और उसके बाद अकबर हुमायूं पे काम जारी है। बाबर की पुस्तक दो हिस्सों में आई है। पहले खंड पे हमने बातचीत की थी जिसमें आपने बहुत सारे तथ्यों पर एक दृष्टि डाली थी और उस किताब में भी वो बातें लिखी हैं, जैसे तैमूरी वंश से ताल्लुक़ था, न कि मुग़ल जिसको हम कहते हैं वह पूर्णतः मुग़ल थे। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। ये दूसरा हिस्सा बाबर को दो हिस्सों में लाने की, और जो ये द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान है, जहाँ से ये असली बात, मुझे लगता है कि बाबर के शुरुआती दौर की बात तो आप उस दौरान भी चर्चाओं में नहीं सुनते रहे होंगे जिस दौरान की बात आप कर रहे हैं। बाबर को यह देश एक आक्रांता के रूप में जिसने भारत पर शासन किया, और बाबरी मस्जिद से जोड़कर देखता रहा है अयोध्या में कि राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनी थी। उत्तर भारत के लिए उनकी अहमियत यही थी। ये जो दूसरा खंड है, जिसकी आप शुरुआत बड़े ही इंट्रोडक्शन में एक तो कविताओं से आप शुरू करते हैं, और बाबर का जो दूसरा खंड है द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान, उसमें चित्तौड़गढ़ की और जौहर की बात आती है और होली की बात आती है। उस युद्ध की बात आती है जिसमें लाखों लोग, हज़ारों लोग शहीद हो गए। वहाँ से आप शुरू करते हैं कि एक आग जो है वो आग किस तरह से धधकती रही रक्षा के लिए, भारतीयता की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए। दो हिस्सों में इसको बांटने की आवश्यकता क्यों थी? पहला ये था, अभी अगर हम लार्जली इन दो पुस्तकों को देखेंगे तो पहला खंड जो है वो बाबर के निजी जीवन पे ज़्यादा बेस्ड है। वो बाबर को एक ह्यूमन कैरेक्टर की तरह दर्शाने की कोशिश करता है कि वो आखिर कैसा इंसान था, उसके लाइफ में, उसके ज़िंदगी में किस तरह के चैलेंजेस थे, उसके ज़िंदगी में सिंहासन को पाने की क्या लायकता थी, इसलिए उसको शतरंज का बादशाह भी कहा जाता था। लेकिन वो कुछ हद तक एक बाबर का एक अच्छा दृश्य दिखाया जा रहा था। लेकिन जब बाबर हिंदुस्तान में आता है, और ये क्वेस्ट उसको हमेशा रहता है, भारत की ललक उसको हमेशा से है, क्योंकि उसने बिल्कुल क्लियरली अपने इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, चांदेरी की जो युद्ध होती है, चांदेरी के युद्ध के बाद वो बोलता है कि मैंने दरुल हर्ब को ख़त्म किया है और दरुल इस्लाम को मैं इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, जहाँ पे उसने अपने मकसद को जाहिर कर दिया है, उसने कुछ उसको छुपाने की कोशिश नहीं की है। तो ये जो, जैसा कि आप समझ सकते हैं, जब मैं बोल रहा हूँ कि उसने दारुल इस्लाम बनाने की कोशिश की, तो आपको इस बात की आभास हो जाएगी कि इस पूरे पुस्तक में उसके जिहाद को लेकर के ज़्यादा चर्चा है, उसके
हिंदुस्तान और हिंदुओं को से उसकी किस तरह की इंटरेक्शन थी उसको लेकर के ज़्यादा चर्चा है। राम मंदिर की चर्चा है जो शायद सभी के लिए चौंकाने वाली भी हो सकती है बात। और मैंने कविता से शुरुआत इसलिए की, कविता इसमें दो हैं। एक कविता है जो मैं जब प्रोलोग लिख रहा था, प्रस्तावन जो लिख रहा था इस पुस्तक का, तो वो मैंने होली के दिन लिखा था। और जब मैं होली के दिन सोच रहा था तो बहुत सारे विचार मेरे मन में आ रहे थे कि होली में हम सिर्फ बात करते हैं प्यार मोहब्बत की, ये सारी चीज़ें। लेकिन होली की कहानी शुरू होती है नरसिंह अवतार से। नरसिंह अवतार एक एक फिरोशियस अवतार था जो कि अधर्म का नाश करने के लिए आता है। और होली का वहाँ, और इसका एक फर्दर रिजेम्बलेंस ये है कि होली हमको ये याद दिलाता है कि हमको अपने धर्म के लिए, अपने ड्यूटी के लिए, अपने कल्चर के लिए, ट्रेडिशन के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। होली उसका भी सूचक है। और होली के दिन ही अकबर का अटैक हुआ था चित्तौड़ में, जब फोर्ट का सीज टूट जाता है। और होलिका दहन का वो दिन है जब ये राजपूती महिलाएं जौहर कमिट करती हैं। और अगले दिन जो कि होली का दिन है, जहाँ पे रंग खेलते हैं हम, और पहले दिन होलिका दहन होती है। अगले दिन जितने भी राजपूत थे केसरिया बांध करके शाखा लगाते हैं। शाखा मतलब वो शाखा नहीं जो आरएसएस लोग समझेंगे, जौहर शाखा मिल करके आता है, मतलब तलवार और चूड़ी एक साथ आती हैं। चूड़ी का मतलब है जो उन्होंने पहले जो जौहर किया, और अगले दिन वो तलवार लेकर के निकल जाते हैं। तलवार किसी के पास जो भी हथियार थे, क्योंकि वो आम लोग थे जो फाइनली लड़ाई लड़ने के लिए आते हैं, क्योंकि राजपूत सारे मारे जा चुके हैं जो सोल्जर्स हैं। अभी जो है आम राजपूत हैं, वो अकबर की सेना से लड़ने के लिए आते हैं। और इसी वजह से चित्तौड़गढ़ में आज भी लाल होली का बहुत महत्व है। होली के दिन वो लाल होली खेलते हैं। वो ये याद करते हैं चित्तौड़ के इस मैसेकर को, जब वो जौहर हुआ था, जब चूड़ियाँ और तलवारें एक साथ युद्ध लड़ी थी। और मैं बहुत मानता हूँ कि ये क्या थी वो राजपूती महिलाएं, क्योंकि एक कहावत है कि 12 वर्ष, जो एक पोएम है बहुत वहाँ पे बड़ा फेमस पोएम है, जो इसको मैं पैराफ्रेज करके बोलूँ कि 12 साल तक कुत्ता जीता है, 16 साल तक जीता जीता है सियार, और सियार की उम्र 16 साल होती है, और 18 साल से ज़्यादा अगर क्षत्रिय जी जाता है तो उसके जीवन पे धिक्कार है। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ वो राजपूती महिलाएं राजपूत बच्चों को बड़ा करती थी। क्या स्टील हार्टेड वुमेन थी वो लोग, कितनी पावरफुल थी। तो मुझे लगा कि इस पुस्तक को मुझे किसी को अगर डेडिकेट करना चाहिए तो उन राजपूती वुमेन को करना चाहिए, उन लोगों को करना चाहिए जब आज भी जौहर एक कॉवर्डिनेस का सिंबल की तरह लोग उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, उसको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर वो हैरम में चली जाती तो ज़्यादा बेटर होता, दिस वाज अ रिग्रेसिव, इस तरह के थॉट। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत ही साहसी कदम था जो उन लोगों ने उठाया था, और हम बहुत इंडेप्टेड हैं उन राजपूती फीमेल्स को। आपने बाबर की जो पहली बार जब इंडस को पार किया था और 3 जनवरी से 23 दिसंबर 1519 के बीच की घटनाओं को आपने इसमें बाकायदा तथ्यों के साथ, तिथियों के साथ बातें रखी हैं। ये बाबर का जो भारत पर आक्रमण था और फिर वह वापस चला जाता है, दोबारा जो आता है, जिसकी बार बार चर्चा अभी पिछले दिनों भी हुई थी और एक विवाद का विषय जो हमेशा रहा है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आपको हमारी बातचीत का आशय सिर्फ इतना है कि आप इस किताब में जो तथ्य हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पाके इस किताब को खरीद कर पढ़ें, ताकि आपको पूर्ण तथ्य पता चल सके। तो हम ऐसी ही बातचीत करेंगे जिससे आपको इस किताब के अंदर जो तथ्य समाहित हैं उनके बारे में कुछ कुछ जानकारी मिल सके। तो बहुत एक चर्चा होती है कि दोबारा उनको बुलाया नहीं गया होता तो भारत गुलाम नहीं होता। इस तथ्य को आप कैसे देखते हैं, और आपने अपनी किताब में उसको लिखा है, लेकिन दर्शकों को बताएं। एक हमेशा सबसे पहले दौलत खान लोधी ने बुलाया था बाबर को, उसके बारे में चर्चा नहीं होती, और चर्चा होती है तो ये होती है कि महाराणा संग्राम सिंह ने, या जिनको राणा सांगा भी हम बुलाते हैं, उन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था। अब इसका साक्ष्य क्या है हमारे पास? इसका साक्ष्य कोई नहीं है सिवाय बाबरनामा के। बाबरनामा में एक लाइन में बाबर ये बताता है कि राणा सांगा ने मुझे बोला कि आप हमारी मदद करना है, हम साथ मिलकर के युद्ध लड़ेंगे,
और आप आगरा से आइए, मैं इधर से आऊँगा और इस तरह से हम लोधी को हरा देंगे। लेकिन राणा सांगा ने अपने प्रॉमिस को या अपने वचन को महत्व नहीं दिया और वो नहीं आता है, उसको ट्रेटर की तरह एड्रेस करता है बाबर। लेकिन अगर सत्य को हम देखने की कोशिश करेंगे तो इस घटना से पहले बाबर खुद राणा सांगा की बहुत प्रशंसा कर रहा है, जब वो बता रहा है कि हिंदुस्तान के कौन से राजा हैं जिनको वो जानता है। और जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ पीपल, अब हम ये 1520 वगैरह के आसपास की घटना की बात कर रहे हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। इस समय भी जब हिंदुस्तान का डिस्क्रिप्शन बाबर देता है, हिंदुस्तान एज अ देश, वो ये बताता है हिंदुस्तान का मतलब है हिमालय, सबसे ऊपर में पर्वत है हिमालय कश्मीर में, तीन तरफ से भारत समुद्र से घिरा हुआ है। और जो भारत का डिस्क्रिप्शन है जिस तरह से अभी जो विष्णु पुराण में भी आता है, सिमिलर डिस्क्रिप्शन भारत का या हिंदुस्तान का बाबर भी देता है। तो मतलब भारत एज अ जोग्राफिकल पॉलिटिकल एंटाइटी उस वक्त भी एग्जिस्ट करता था बाबर के शब्दों के हिसाब से। अब वापस आते हैं राणा सांगा के किस्से को लेकर के। तो राणा सांगा की काफ़ी प्रशंसा करता है बाबर और बताता है कि वो बहुत ही पावरफुल वॉरियर है और इनफैक्ट वो हिंदू पति की तरह जाना जाता है, क्योंकि हिंदुओं का संरक्षक है वो। और वो खुद बताता है कि कैसे लोधीस को उसने कई बार पराजित किया है, उसने मालवा को अपने अधीन ले लिया है। और जब पहले वो सिर्फ चित्तौड़ में रूल करता था, लेकिन अब उसका एम्पायर काफ़ी बढ़ चुका है, वो बात कर रहा है बाबर। और यहाँ बाबर एक ऐसा राजा है या पातशाह है जो हमेशा हारता रहा है, उसने कोई वैसी विक्ट्रीज नहीं लाई अपने लाइफ में, वो सिर्फ काबुल में आकर के थोड़ा स्टेबल हो पाता है। अब महाराणा संग्राम सिंह जो इतने बड़े राजा हैं, जिन्होंने इतने सारे लोगों को पराजित किया है, उसको एक ऐसे राजा की क्या आवश्यकता पड़ेगी अलायंस की, जो अभी तक युद्ध सिर्फ हारता आया है। अभी तक उसने कोई बड़ी विजय नहीं प्राप्त की है। और इससे पहले भी महाराणा संग्राम सिंह ने लोधी को हराया, ऐसा नहीं कि उन्होंने हराया नहीं है। अब मैंने फिर क्या सोचा कि अगर बाबरनामा के अलावा कोई और भी सोर्स है तो वो मुझे निकालना चाहिए। सो मैंने मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास बोल करके डॉक्यूमेंट है, जो वहाँ के राजपूत भी अपनी चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया करते थे। तो उस डॉक्यूमेंट को मैंने एक्सेस किया और वहाँ पे जो राज पुरोहित हैं उस वंश के, उनके हिसाब से बाबर ने राणा संग्राम सिंह से मदद मांगी। राणा संग्राम सिंह ने बोला कि मैं करूंगा मदद, ये वो पुरोहित बोल रहे हैं। लेकिन कहानी ऐसे जाती है कि बाबर को इन्होंने नहीं बुलाया, बाबर वैसे भी आने वाला था, इन्होंने यानी कि बाबर ने संग्राम सिंह से राणा सांगा से मदद मांगी। और उसके साथ साथ बाद में फिर ये डिसीजन लिया गया कि ये लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि सांप तो सांप होता है, बाबर को ये लोग सांप की तरह देख रहे थे और हमको सांप के साथ नहीं जाना चाहिए। और ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकल मूव मैं मानता हूँ, क्योंकि जब आप ऐसे युद्ध में होते हैं, जब इनफैक्ट मैंने पानीपत की लड़ाई में बताया है कि बाबर ने ह्यूमन शील्ड्स का इस्तेमाल किया है। जो गांव वगैरह वहाँ पे हैं, वो बोलता है कि जो जो गांव के लोग हैं वो हमारे लिए शील्ड की तरह एक्ट करेंगे, तो जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तब तक लोधी की सेना ऑलरेडी थक चुकी होगी, फिर हम पीछे से जाके अटैक करेंगे। तो जो जनता को ह्यूमन शील्ड की तरह यूज़ कर रहा है, उसकी मोरालिटी और राणा संग्राम सिंह के मोरालिटी का कोई कंपैरिजन नहीं है। यहाँ वो अपने लोगों के लिए खड़े हो रहे हैं और बिल्कुल सही थे वो जब उन्होंने कॉल लिया कि मैं बाबर का मदद करने नहीं जा रहा हूँ। सो ट्रायंगुलेशन ऑफ सोर्सेज से हम ये स्टैब्लिश कर सकते हैं कि राणा संग्राम सिंह को बाबर की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी, बाबर को संग्राम सिंह की आवश्यकता थी। और बाद में अगर संग्राम सिंह आगे नहीं जाते हैं, ये उनका खुद का कॉल था। और अगर उसको इनवाइट किया जाता या नहीं जाता, उसको आना ही था, क्योंकि ये क्वेस्ट उसके दिमाग में हमेशा था कि मुझे हिंदुस्तान जाना है और तैमूर के शासन को फिर से इस्टेब्लिश करना है। आभास जी, आपने इस किताब में जो बाबर का दूसरा खंड है उसमें आपने 5 युद्धों का जिक्र किया है। आपके हिसाब से बाबर 5वीं बार भारत पर एक तरह से उसके बड़े इलाके पर कब्जा करने की स्थिति में आ पाता है। उसके मतलब आपका कहना है कि उसने 5 प्रयास किए थे, 5वां प्रयास उसका सफल हुआ था। जबकि सामान्य तौर पर इतिहास की किताबों में उसके पहले और दूसरे युद्ध का जिक्र होता है। ये 5 बार उसने किन इलाकों पे आक्रमण किया और ऐसी क्या आवश्यकता थी जब 5 बार वह हार रहा था, तो ऐसी क्या स्थितियां थी कि उसको पूरी तरह से परास्त करने की बजाय उसको वापस जाने दिया जाता था?
और फिर जो है वह तैयारी करके दोबारा आता था। तो ये जो 5 प्रयास हैं उसमें बड़े युद्ध पहले नहीं होते हैं। उसमें जितनी भी युद्ध छोटे मोटे युद्ध हैं, लेकिन जो भारत की जो ज्योग्राफी है, यहाँ का जो भूगोल है, वो बाबर के लिए बहुत चैलेंजेस देता है। एक बार बर्फपात हो जाता है, उनको वापस जाना पड़ता है। एक बार सिंधु नदी की पानी काफ़ी उफान पे है तो वो क्रॉस कर नहीं सकता है। एक बार बाबर खुद बीमार पड़ जाता है। तीसरी बार ये होता है। चौथी बार ऐसा होता है कि उसके खुद की काबुल की टेरिटरी में प्रॉब्लम है तो इसलिए उसको वापस जाना पड़ रहा है। लेकिन जब पानीपत की जो युद्ध होती है वो एक निर्णायक इसलिए साबित होती है क्योंकि बाबर के पास आज तोप है, वो तोप लेकर के आया है। और जो जो अली कुली एक टर्क है उसके साथ होकर के वो तोप लगाता है और वो काफ़ी अलग तरह की टेक्नोलॉजी है, एम्यूनेशन वगैरह की, आर्टिलरी वगैरह, कंपेयर टू जो लोदी के पास है। और लोदी एक काफ़ी आराम तलवी राजा था। वो युद्ध लड़ने वाला राजा नहीं था। उसका वो फैसिनेशन नहीं था कि मुझे। और जब युद्ध का भी डिस्क्रिप्शन हो, जब मैंने किया पानीपत में, उसने मैंने बताया है कि कैसे इब्राहिम लोदी काफ़ी रिलैक्स्ड है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, बाबर क्या करने वाला है। और इतने एडवांस टेक्नोलॉजी और इब्राहिम लोदी के आलसीपन के वजह से या फिर उतने एक्टिव नहीं होने की वजह से बाबर उस युद्ध में जीत पाता है। लेकिन दिल्ली कैप्चर करने के बाद भी उसकी कहानी या संघर्ष ख़त्म नहीं होती। उसके बाद उसको राजपूतों का सामना करना है। तो इस पानीपत के संघर्ष के बाद वो बयाना में एक युद्ध होता है राजपूतों के साथ, जो संग्राम सिंह की सेना के साथ होती है। और बैटल ऑफ बयाना जो थी वो इतनी डरावनी थी बाबर के सेनाओं के लिए कि वो अगली जो युद्ध है बैटल ऑफ खानवा, उसमें जाने से मना करते हैं। वो बोलते हैं कि हमें सपने में भी वो राजपूत आते हैं और हमें लगता है कि हमें मार रहे हैं। इतना भय था उन राजपूत सैनिकों का। उसके बाद लेकिन बैटल ऑफ खानवा में एक बार फिर शायद महाराणा संग्राम सिंह का ओवर कॉन्फिडेंस था जो भारी पड़ जाता है। और ऑफ कोर्स बाबर के पास एडवांस टेक्नोलॉजी जो उसने लोदी के खिलाफ यूज़ किया था वो इस बार भी किया। बैटल ऑफ बयाना में उतनी चीज़ें सही से नहीं चली संभाव। और राजपूत काफ़ी जोश में थे, उन्होंने उसको काउंटर कर लिया। लेकिन तुरंत उसके बाद बैटल ऑफ खानवा होता है तो राजपूतों को संभलने का भी समय नहीं मिलता है, ज़्यादा गैप नहीं है। लेकिन जब आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते हैं आपको अपने संभलने के लिए उतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो बाबर के पास जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज था वो राणा सांगा के खिलाफ युद्ध में एक बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर के आता है। और बैटल ऑफ खानवा में महाराणा संग्राम सिंह की प्रोबेबली पराजय हो जाती है। और उसके बाद बैटल ऑफ बयाना, ये बैटल ऑफ चंदेरी होता है, चंदेरी होता है। और बैटल ऑफ चंदेरी में ही बाबर बोलता है कि अब मैंने दरुल हरब को ख़त्म कर दिया और दरुल इस्लाम को इस्टेब्लिश किया है, जहाँ पे उसकी मकसद बहुत क्लियर होकर कहते हैं। वो क्लियरली बोलता है कि मैं दरुल इस्लाम इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ वहाँ पे भी उसने स्कल टावर्स बनाए, इंस्लेव करके ले जाता है लोगों को। तो ये काफ़ी नॉर्मल प्रोसेस था। आभास जी, आपने एक तो बाबर की को जहर दिए जाने का उल्लेख किया है और एक आपने एक अध्याय लिखा है कि भारत का जो वेल्थ है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन वो करता है। सामान्य तौर पर जो आज के समय में चर्चा होती है वो ये कहा जाता है कि मुग़ल या तुर्क इसलिए आक्रांता नहीं थे, मुग़ल खासकर इसलिए आक्रांता नहीं थे क्योंकि वो भारत भूमि पर आए, यहीं बस गए और यहाँ जो कुछ भी उन्होंने अर्जित किया वह राजाओं से लिया। आम प्रजा उनके समय में बहुत सारी व्यवस्थाओं से सुखी थी। अगर तलवार के दम पर वो अपने इस्लाम का धर्म का प्रचार कर रहे होते तो पूरा भारत का इस्लामीकरण हो गया होता। जो तर्क दिए जाते हैं वो इस तरह के तर्क हैं। उन्होंने जो कुछ भी बनाया भारत की समृद्धि के लिए, भारत की जो वेल्थ थी, वो दुनिया में जो जीडीपी में भारत का योगदान था वो मुग़लों के समय में सबसे अधिक था। जीडीपी में भारत का योगदान अंग्रेज लूट के ले गए, मुग़ल ने लूटा नहीं, वो यहीं रह गए। आप शुरुआत में भी इस बात का उल्लेख किए हैं युद्ध के बाद कि किस तरह से वो वेल्थ का, आपका क्या मानना है इस किताब में, आप किस तरह से इस बात को रखते हैं? बाबर से कहानी शुरू होती है और मैं लाजमी ये मानता हूँ कि औरंगजेब के समय कहानी ख़त्म हो जाती है। और इस पूरे दौर में दो चीज़ें कांस्टेंट है।
पहली चीज़ ये है कि उन्होंने कभी हिंदुस्तान को अपने मुल्क की तरह नहीं देखा, और उनके लिए समरकंद ही उनका होम था, घर था। और इसलिए बाबर से लेकर के औरंगजेब तक समरकंद को वापस पाने की कोशिश लगातार जारी रही। वो हमेशा ये कोशिश करते रहे कि वो समरकंद वापस जा सकें और अपने घर को वापस जाएं। और उसके साथ साथ भारत की जो धन और संपत्ति होती थी वो अक्सर बाहर जाया करती थी। उसमें एक जैसे इस पुस्तक में मैंने बताया है कि जब दिल्ली पे आधिपत्य हो जाता है बाबर का, तो उसके बाद वहाँ के जो वेल्थ हैं उसको उठा करके वो काबुल भेजता है, अंदीजान भेजता है, और भी बाकी जगह भेजा जाता है। अपने लोगों में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहाँ पे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। और ये एक बिग कॉन्ट्रास्ट है विद द मराठा पॉलिसी। मराठा पॉलिसी क्या होती थी कि अगर उन्होंने कहीं पे कैंपेन किया और उन्होंने हरा दिया है, तो उसके बाद जो वहाँ का वेल्थ है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था, लोगों के पास जाता था, अनलाइक जो बाबर करता था। और ऐसा बाबर खुद बताता है कि उसके पानीपत के युद्ध के बाद काबुल में हर किसी इंसान को कम से कम एक चांदी का सिक्का मिला था, कम से कम उस दौर में। सो इसका मतलब ये है कि पूरी वेल्थ यहाँ से ले जा करके वो अपने लोगों के, जिसको वो अपना मानता था, उनके लिए लेकर के जा रहा था, और भारत के लोगों के पास वेल्थ नहीं रहता था। और उसके साथ साथ जैसे चीज़ें जब आगे बढ़ती हैं तो हर साल भारत से 5 से 6 लाख रुपए मक्का के लिए भेजे जाते थे हर बार। और ऐसी कहावत थी अरब वर्ल्ड में उस वक्त, या इस्लामिक वर्ल्ड में, दैट कि हिंदुस्तान से जत्था आ रहा है तो पूरी जो इस्लामिक वर्ल्ड थी वो उस वक्त मक्का आती थी, क्योंकि उनको कुछ कुछ मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ से दौलत और शोहरत बहुत ज़्यादा आ रही है, दौलत बहुत आ रही है, तो उसको लेने के लिए आते थे। और जहाँ तक जीडीपी शेयर का सवाल है, तो जब मुग़ल ने एंट्री किया तो उस वक्त 24% के आसपास जीडीपी शेयर था। 1000 सीई में, मतलब 5 सदी पहले, तो 28% था। और 1 सीई में ये 32% था। मतलब ये हमेशा घटती गई। और हमारी जीडीपी शेयर चाइना से कम सबसे पहली बार अकबर के शासन में हुई, जो कि 1600 सीई में होती है, और वो 22% के आसपास हो जाती है। तो ये हमने कभी ग्रोथ नहीं देखा। लेकिन ये फिर भी ठीक है कि अगर आप 1/4 पूरे विश्व का जीडीपी शेयर है, लेकिन उसके साथ साथ जो जीडीपी पर कैपिटा का मतलब होता है कि हर इंसान के पास कितना एवरेज पैसा है, उसका जो ग्रोथ था वो पूरे इस काल में नेगेटिव था। मतलब -1% पे जीडीपी पर कैपिटा गिरता गया। इसका अर्थ ये होता है कि अगर आपका जीडीपी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, जैसे जो खजाना है वो कांस्टेंट है, लेकिन लोगों का जो ग्रोथ है वो कम हो रहा है, मतलब आपने साम्राज्य में पैसे ऐड किए लेकिन लोगों की संपत्ति घटती गई। तो इसका मतलब क्या है कि जो साम्राज्य है, जिसके बारे में लोग दुहाई दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि भारत सबसे स्वर्णिम था, बहुत अमीर था, उस समय लोग गरीब से गरीब होते गए। आभास जी, एक बड़ी चर्चा है जिसका आपने किताब में भी उल्लेख किया है। माना यह जाता है कि अफ़गान्स अगर शेर शाह सूरी शासन करता तो शायद भारत की स्थिति कुछ और होती, क्योंकि वो बहुत ही प्रगतिशील सोच का था और वो विकास की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दे रहा था। शेर शाह सूरी मार्ग से लोग इस बात को कहते हैं। उसने सराय बनवाया, बहुत सारे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो तुलना होती है भारत के लिए, जो भारतीय राजा थे उनकी तुलना में ये अफ़गान शासन करे या मुग़ल शासन करे, ये अंतर कैसे होता है, और आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं जब बाबर का मुकाबला अफ़गानों से होता है और कुछ समय के लिए सत्ताएं हिल जाती हैं, उसकी सत्ता हिल जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि अफ़गान के होने से हमारी स्थिति बेटर हो सकती थी, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। जिस तरह से शासन अफ़गान करेगा या फिर ये तुर्क करेगा, ये इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं था। और जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बहुत ही क्लियरली बता सकता हूँ कि जब शेर शाह सूरी का जैसे एग्जांपल आपने दिया, तो शेर शाह सूरी से पहले भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे। जिसको जीटी रोड या शेर शाह सूरी मार्ग बुलाते हैं, उसको हम उत्तर पथ बुलाया करते थे, जो कि मौर्य काल से चला आ रहा था, और वो रोड एग्जिस्ट कर रहा था। तो जो एक सभ्यता थी जो इतनी समृद्ध थी, जो ट्रेड कर रही है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्या वो रोड के बिना थी? डेफिनेटली पथ एग्जिस्ट करता था, तभी वहाँ से काट जा सकते थे, ट्रेड होता था और लोग आना जाना करते थे। एक उत्तर पथ हुआ करता था और एक दक्षिण पथ हुआ करता था, और इनका जो कॉन्फ्लुएंस था वो था
काशी के पास, जो कि एक संगम का मार्ग था। और आज भी मुगल सराय वो जगह है जहाँ से ट्रेन आकर के एक साथ मिलती जुलती है। और एक कारण था कि सारनाथ ही क्यों चुना गौतम बुद्ध ने अपना पहला ये देने के लिए, क्योंकि वो पॉइंट था जहाँ से नॉलेज का आदान प्रदान होता था। तो भारत की जो रोड नेटवर्क थी या प्रोसेस ऑफ इंटरकनेक्टिविटी वो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। शेरशाह सूरी ने सिर्फ उसको रिपेयर किया या लेयर ऐड किया था। तो मुझे नहीं लगता कि शेरशाह सूरी के आने की वजह से चीज़ें ज़्यादा कुछ बदल जाती या फिर कुछ बेहतर होता, क्योंकि सूरवंश का युद्ध हुमायूं से भी होता है। और उसके बाद जैसे बहादुर शाह जो गुजरात के आते हैं, बहादुर शाह, और उस युद्ध में जब रानी कर्णावती का जिक्र होता है कि रानी कर्णावती ने राखी भेज करके हुमायूं को बुलाया था, जिसका मैंने प्रोलोग में इसका जिक्र किया है जानबूझ के, क्योंकि मैं गंगा जमनी तहजीब के बारे में थोड़ा बात करना चाहता था। और वो प्रकरण बिल्कुल ही गलत निकल करके आया, क्योंकि हुमायूं ने क्या, सच्चाई ये है कि हुमायूं ने डिसाइड किया कि वो नहीं जाएगा रानी कर्णावती की मदद करने के लिए, क्योंकि जो बहादुर शाह जो अफगान थे वो युद्ध लड़ रहे थे एक काफिर के अगेंस्ट, मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। और हुमायूं की ये ड्यूटी हो गई थी कि वो उस युद्ध में इंटरफेयर ना करे। और इसको फरिश्ता बहुत अच्छे से बताता है कि हुमायूं ने क्यों ये डिसाइड किया कि वो इस युद्ध में नहीं आने वाला। लेकिन हमको ये कहानी परोसी गई है कि हुमायूं रानी कर्णावती के पुकार पे बहन के प्यार को देखते हुए आ गया था मदद करने के लिए। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो अफगान भी थे वो भी हमारे साथ युद्ध में लगे हुए थे, और उन्होंने हमारा कुछ अच्छा नहीं किया, और इनफैक्ट प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जा रहे थे। ये पुस्तक जो है 8 अध्यायों में है, मतलब जो दूसरा खंड है, जिसका मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि बाकी जगहों पे तो आप तथ्य रखते चले गए हैं, लेकिन जो आखिरी हिस्सा है इस पुस्तक का, वो सबसे ज़्यादा ज्वलंत मैं कहूँगा, या कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा उद्वेलित करने वाला है, जिसमें बाबर की पत्नी और उसके बच्चों का जिक्र है, राम जन्मभूमि का जिक्र है, मीर बाकी कौन है आपने उसका उल्लेख किया। ये सारे वो मुझे लगता है कि जो 4 वर्ष की उम्र में जिन सवालों की तलाश आपने शुरू की थी और जिसके चलते आप बाबर तक पहुँचे हैं, वो सारे प्रश्न जो उस समय दिमाग में आपके थे वो आप यहाँ पर लेके आते हैं। और यहाँ पे राम मंदिर की भी बात करते हैं, इस बात का भी उल्लेख करते हैं कि बाबर अगर अयोध्या नहीं आया था तो किसने उसको तोड़ा था। और फिर आप एक और प्रश्न उठाते हैं, चूँकि ये जो हिस्सा है इसमें पहले हिस्से को छोड़ दिया जाए और दूसरे हिस्से को, जिसमें राम जन्मभूमि के तोड़े जाने की बात है और बाबर के पत्नी और बच्चों की बात है, तो बाकी जो 3 हिस्से हैं वो प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ हैं। आप उनका उत्तर देने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप एक प्रश्न यह भी है कि बाबर क्या हिंदुओं के प्रति उदार था। आपने ये प्रश्न पूछा और इसका उत्तर दिया है। मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को इस बात का उल्लेख अवश्य करें और बताएं कि सच्चाई क्या थी। बाबर हिंदुओं को लेकर के बिल्कुल भी उदार नहीं था, और ये सब जो बातें निकल के आई है वो एक फेक वसीयत से आती है, जो कि इसको हम भोपाल वसीयत बुलाते हैं। ये 19वीं सदी में डिस्कवर हुई थी, और उसकी फ़ारसी पहली बहुत ही गलत है। उसमें जो सील का इस्तेमाल किया गया, बाबर का सील जो बुलाते हैं, वो बिल्कुल गलत है, और उसमें बाबर का नाम भी गलत मेंशन किया गया है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर बाबर का सील ही उस पर गलत है किसी डॉक्यूमेंट पे, तो पहला पॉइंट ये होगा कि आप ये पिक करेंगे कि वो डॉक्यूमेंट फॉर्ज्ड है। लेकिन उस डॉक्यूमेंट के सहारे से, ऑफ कोर्स उसमें और भी बहुत सारे पैमाने हैं जिसको मैंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, कैसे वो विल पूरी तरह से फेक है, उसको मैंने बहुत ही क्लियरली इस्टेब्लिश कर दिया है। लेकिन ये पहला जो रेड फ्लैग किसी के भी दिमाग में जाना चाहिए था, जो भी इतिहास का विद्यार्थी है, कि अगर बाबर की सील ही गलत है तो फिर वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन कैसे हो सकती है। क्योंकि इससे पहले हमने सुना कि बाबर दारुल इस्लाम इस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है, बाबर बोल रहा है कि मुझे काफिरों के खिलाफ अपने साम्राज्य को इस्टेब्लिश करना है। बाबर ने बहुत क्लियरली बोला है कि मुझे हिंदुओं के देवी देवताओं की मूर्तियों को शराब के प्यालों की तरह तोड़ना है। तो जो इंसान ऐसा बोल रहा है, ऐसा क्या हो गया कि 1 साल में उसका ऐसा मन परिवर्तन हो गया कि वो हुमायूं को ऐसे विचार दे रहा है कि आपको हिंदुओं का ध्यान रखना है।
तो वो डॉक्यूमेंट पूरी तरह से फेक है, बहुत पूरा फोर्ज किया हुआ है। एंड ये बहुत इरिस्पॉन्सिबल है उन इतिहासकारों का जिन्होंने इसका इस्तेमाल करके ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया है कि बाबर हिंदुओं को लेकर के सहिष्णु था। और इसमें कुछ बुराई और अच्छाई की बात नहीं है, वो दौर ही नहीं था सहिष्णु होने का। वो हर उस दौर में हर कोई असहिष्णु था उस विचारधारा के लिए जो उनसे अलाइन नहीं था। हर राजा अपने धर्म को लेकर के काफ़ी सीरियस हुआ करता था, ये कोई नई नई बात नहीं थी, क्योंकि सेक्युलरिज्म उस समय का वो नॉर्म था नहीं। तो जो बात उस समय की नॉर्म नहीं थी, उसमें उस समय के राजा को अगर हम ढालने की कोशिश कर रहे हैं ये, और वो भी इससे फॉल्स डॉक्यूमेंट से, और पूरे भारतवर्ष को भ्रमित कर रहे हैं और एक मिथ्या के जाल में फंसा रहे हैं, इसको मैं बिल्कुल एक क्राइम की तरह देखता हूँ। एक बहुत बड़ी क्राइम थी जो हमारे हिस्टोरियंस ने हमारे साथ किया। और ये सवाल, तीखे सवाल उनसे पूछने चाहिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया। और तो आपने राम जन्मभूमि के बहाने ये सारे प्रश्न उन इतिहासकारों से पूछने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें 3 हिस्सा मीर बाकी तक की बात आपने कही है। आपकी दृष्टि से असलियत क्या थी? असलियत ये थी राम मंदिर की कि राम मंदिर को बाबर ने नहीं गिराया था। और अब मैं इस बात को लेकर के, जब पिछली बार मैं आपसे बात कर रहा था मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन अब मेरे जो भी मैंने शोध किया, जो भी डॉक्यूमेंट्स और इंस्क्रिप्शंस को एनालाइज किया, ये बात बिल्कुल तय हो गई है मेरे लिए कि बाबर ने राम मंदिर नहीं गिराया था। राम मंदिर को गिराने वाला औरंगजेब था। और इसके काफ़ी साक्ष्य हैं हमारे पास। साक्ष्य में से एक टिफिन थैलर बोल करके एक ट्रैवलर थे, जिसोइट ट्रैवलर, जो औरंगजेब के कुछ ही सालों के बाद इस बात का जिक्र करते हैं कि एक मंदिर यहाँ पे गिराई गई थी, उस मंदिर को गिराने वाला औरंगजेब था। ये लोगों की लोकल मेमोरी में बुकानन आते हैं, जो ट्रैवलर हैं, वो सर्वे कर रहे हैं रीजंस का। वो खुद बोलते हैं कि लोग बोल रहे हैं कि औरंगजेब ने गिराया है, लेकिन फिर वो बोलते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाबर ने ही ऐसा किया है। सो ये उनका ओपिनियन था जो बाद में जाकर के फैक्ट की तरह लोग समझने लगे। इनफैक्ट बाबरनामा में भी ऐसा क्लेम आता है कि उस समय की बाबरनामा बाबर लिख नहीं रहा था, या फ्रैगमेंट्स मिसिंग है, इस वजह से उसका जिक्र नहीं है। लेकिन बाद में बाबर ने धौलपुर और आगरा में जो मस्जिद बनाए उसका जिक्र वो करता है, जो अयोध्या के सो कॉल्ड मस्जिद से पहले, जो कि 1528 से पहले बनाई गई थी, उसका जिक्र वो कर रहा है, लेकिन अयोध्या वाली मस्जिद का जिक्र नहीं कर रहा है। तो आखिर ऐसा क्या था कि उसके जिक्र नहीं कर रहा? जहांगीर भी जब बाबर के बनाए हुए मस्जिदों की बात करता है, धौलपुर और आगरा की बात करता है, अयोध्या की बात नहीं कर रहा है। गुलबदन बेगम जिन्होंने जो हुमायूं नामा लिखा है, वो भी धौलपुर और आगरा के मस्जिद की बात करती हैं, अयोध्या की बात नहीं करती है। अबुल फजल रामनवमी सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं राम मंदिर में, जो कि अकबर के दौर में है, यानी कि बाबर के बाद। तो वहाँ पे मस्जिद में तो रामनवमी नहीं मनाई जाएगी। और पहली बार मस्जिद का डिस्क्रिप्शन आता है टिफिन थैलर के समय से, जो कि औरंगजेब के दौर में सबसे पहले पाया जाता है कि वहाँ पे मस्जिद आ गया है, अब मस्जिद एग्जिस्ट करता है। और उससे पहले तक मंदिर एग्जिस्ट कर रहा था, जब अकबर का दौर है, जब जहांगीर का दौर है, जब शाहजहां का दौर है, तब तक वहाँ पे मंदिर की ही चर्चा हो रही है। मस्जिद की चर्चा सबसे पहले तब शुरू होती है जब औरंगजेब आ चुका है। और कुछ कुछ सोर्सेज हैं, जब फॉरेन ट्रैवलर के अकाउंट्स जो कि कंटेम्प्रेरी थे औरंगजेब के, वो बता रहे हैं कि औरंगजेब ने डिसाइड किया है अयोध्या, काशी, मथुरा के मंदिरों को गिराने का। ये मेंशन नहीं है कि राम जन्मभूमि, लेकिन अयोध्या का जिक्र आ रहा है। तो जहाँ तक हमारे पास ये इंस्क्रिप्शन नहीं है ये स्टैब्लिश करने के लिए कि बाबर ने गिराया था, लेकिन हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस इस बात को प्रूव करने के लिए कि मंदिर को औरंगजेब ने ही गिराया था। और जो मस्जिद का आर्किटेक्चर भी है वो बहुत हद तक जो बाबरी एग्जिस्ट करती थी वो औरंगजेब के मस्जिदों से मिलती जुलती है, ना कि जिस तरह से, क्योंकि अचानक से बाबर एक अलग तरह की मस्जिद नहीं बनाएगा। धौलपुर और आगरा की मस्जिद अलग है, लेकिन अब जो काशी का स्ट्रक्चर देखेंगे, 3 डोम, और जब यहाँ पे आएंगे अयोध्या में, बाबरी का वही स्ट्रक्चर था, मथुरा में सेम स्ट्रक्चर। सो आप सिमिलैरिटी देखेंगे। सो वहाँ से औरंगजेब बिल्कुल चीख करके हमको बता रहा है कि मैंने गिराया। ये इग्नोरेंस रहा है राइट विंग, लेफ्ट विंग, हर तरफ से, कि हम इस तथ्य से दूर रहे। और कहीं ना कहीं इंस्क्रिप्शंस को हमने गलत पढ़ा है, क्योंकि जो इंस्क्रिप्शन प्रोड्यूस किए गए थे मुस्लिम साइड से वो भी फोर्स थे, क्योंकि वो ये कोशिश कर रहे थे कि बाबर के टाइम से स्टैब्लिश कर दे कि मस्जिद एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन उनकी गलती ये थी कि उन्होंने बाबर का नाम भी गलत लिखा था उन सारे इंस्क्रिप्शन में। मीर बाकी का प्रश्न क्यों उठाया है आपने इस किताब में? वो इसलिए मैंने उठाया क्योंकि लोगों का ये मानना है कि मीर बाकी ताशकंदी
वो जनरल था जिसने मस्जिद गिराया बाबर के कहने पे, लेकिन मीर बाकी बोल के कैरेक्टर था, मीर बाकी ताशकंदी कोई नहीं था। ये कैरेक्टर कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता है। और जब जिस समय की ये बात हो रही है कि मीर बाकी ताशकंदी जनरल था, मीर बाकी जो था ताशकंदी नहीं, ताशकंदी के बारे में लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जो मीर बाकी जिसका जिक्र आता है बाबरनामा में, वो जनरल नहीं है, वो एक आम सिपाही है। और जिस समय अयोध्या के मंदिर को गिराने की बात हो रही है, उस समय वो लखनऊ में है। बाइजाद बोल करके एक रिबेल है अकबर का, उससे वो युद्ध लड़ रहा है लखनऊ में। तो एक साथ वो लखनऊ और अयोध्या में नहीं हो सकता, लखनऊ और अयोध्या में बहुत दूरी है, वो आसपास नहीं है। सो आ, ऐसा तो नहीं कि बाबर से आपकी मोहब्बत हो गई किताब लिखते लिखते, इसलिए आप जो है बाबर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बाबर के सारे कृत्यों को मैं सामने लेकर के आऊँ। मेरा बिल्कुल ये मानना है कि बाबर भारत के लिए एक नायक के रूप में नहीं, खलनायक के रूप में ही जाना जाएगा। एक प्रश्न मेरा आखिरी ये प्रश्न है हमारी आज की चर्चा का। भारत के इतिहास में क्या यह संभव है कि इतिहास से हम जिन्हें आक्रांता आप कह रहे हैं उनको हटा दिया जाए? क्या हमारी स्कूली किताबों में इनके तथ्यों को रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए? इनकी चर्चा की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए? क्योंकि अभी इस बात पर बहुत हर साल 2 साल 3 साल में जब भी एनसीईआरटी की किताबों में कुछ बदलाव होता है, ये प्रश्न बराबर उठता है। कोई कहता है कि मुग़लों को हटा देने से इतिहास नहीं ख़त्म हो जाएगा, आप लाल किला तो हटा नहीं सकते, ताजमहल तो हटा नहीं सकते, आप किसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे, उसको तोड़ोगे। आपका क्या मानना है बतौर इतिहासकार, जब आप दो महत्वपूर्ण लोगों पर जिन्होंने विश्व इतिहास को कहीं ना कहीं प्रभावित किया, चाहे वह उनका चरित्र नकारात्मक था, लेकिन उनके कर्म को पूरी दुनिया ने भुगता। हिटलर पर आप किताब लिख चुके हैं, बाबर पर किताब आपकी ये पूरी जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं दूसरा खंड है, तो बाबर पर पूरा हो चुका है। अकबर पर आप काम कर रहे हैं, तो आपका क्या मानना है? मुझे नहीं लगता है कि आक्रांताओं को इतिहास से हटाना चाहिए, इतिहास के पन्नों से, क्योंकि आपको आपके लिए शत्रु बोध और स्वयं बोध दोनों ही महत्वपूर्ण है। और स्वयं बोध का कोई महत्व नहीं है शत्रु बोध के बिना, और शत्रु बोध का कोई महत्व नहीं है स्वयं बोध के बिना। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करेंगे और अगर हम औरंगजेब की बात नहीं करेंगे, तो हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज आखिर किस चीज़ के विरुद्ध खड़े थे, आखिर ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसके विरुद्ध छत्रपति शिवाजी ने आवाज़ उठाई थी। अगर हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की नहीं बात करेंगे, तो हमको ये नहीं समझ में आया कि महाराणा प्रताप ने तलवार क्यों उठाई थी, या फिर वो इतने लंबे समय तक युद्ध क्यों लड़ते रह गए। तो अगर अपने नायकों के बारे में अगर आपको जानना है, तो खलनायकों के बारे में जानना उतना ही महत्वपूर्ण है। और ये बहुत ही, मैं ये शब्द को यूज़ करने से हिचकिचा नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल क्लियरली बोलूँगा। अगर कोई ये ओपिनियन लेकर के आता है कि हमको आक्रांताओं के बारे में नहीं पढ़नी चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी मूर्खात्मक सोच है। ये किसी भी एंगल से वाइज नहीं है, क्योंकि आप पूरी तरह से इतिहास के पर्पस को गवा चुके हैं अगर आप आक्रांताओं के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। और अगर आप नहीं पढ़ाते उनके बारे में, वहीं पे फिर स्टॉकहोम सिंड्रोम आता है, क्योंकि लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है कि क्या था, और सब कुछ वही हो जाता है कि सब हंकी डोरी थी, सब कुछ बड़ा ही उत्तम था, और फिर आपको मुगल बिरयानी खिलाते रहेंगे और आप उसी रंग में डूबे रहेंगे। आभास जी, साहित्य तक को समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान, आभास मल्दयार जी की इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस ने प्रकाशित किया, पेंगुइन इंडिया ने एज सच। 1299 रुपये इसका मूल्य है, हार्ड बाउंड संस्करण है। मैं समझता हूँ कि ये दोनों पुस्तकें, बाबर का पहला खंड और यह दूसरा खंड, अगर आप ऑनलाइन ख़रीदेंगे तो शायद कुछ डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। तो अगर आप इतिहास के छात्र हैं, भारतीय इतिहास को समझना चाहते हैं, यह भारत जिसकी हम चर्चा करते हैं, जो हमारे सभ्यता, संस्कृति, धर्म और नायक और खलनायक सभी को सम्मिलित करता है, जिसकी बात आभास जी कह रहे हैं, तो इस पुस्तक को ज़रूर खरीद कर पढ़ेंगे। मैं बार बार आग्रह करता हूँ
विशेषकर अपने अंग्रेजी के लेखकों से और अंग्रेजी के जो प्रकाशक हैं। भारतीय इतिहास की जब बात होती है तो ये पुस्तकें भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाबर की जो दोनों पुस्तकें हैं वह बहुत जल्द कम से कम हिंदी में और अन्य भारतीय भाषाओं में हो सकें तो अवश्य प्रकाशित होनी चाहिए, क्योंकि भारत में भारतीय भाषाओं से पढ़ाई करने वाले छात्रों का भी यह हक बनता है कि वो इतिहास की सच्चाई को जान सकें। बहुत बहुत आभार जी, आभार।